दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या स्टॉक मार्केट कम्युनिटीज देखी होंगी तो एक स्टॉक बहुत ही चर्चा में है, क्यूपिड लिमिटेड। आखिर इसकी इतनी सारी डिस्कशंस क्यों हो रही हैं? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं? क्या कोई बिजनेस ट्रिगर आया है या सिर्फ एक्साइटमेंट है? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो क्यूपिड यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट ये कर चुके हैं और उसके साथ ही साथ 2026 में भी एक बार बोनस शेयर दे चुके हैं। इस चार्ट पे हम वापस आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले किसी भी कंपनी की एनालिसिस करते समय दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उस बिजनेस सेगमेंट में क्या ग्रोथ का स्कोप है, इसके साथ ही साथ कंपनी के स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। देखिए, बातें होती हैं किसी के बारे में डज नॉट मीन कि उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर लें जस्ट बिकॉज कि हम सुन रहे हैं किसी के बारे में। ठीक है, हमेशा एनालिसिस और डाटा के साथ हमें समझ में आना चाहिए कि कंपनी में एक्चुअल में चल क्या रहा है और साथ ही साथ क्या स्टॉक प्राइसेस फंडामेंटल्स को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं। तो इस चार्ट पर हम वापस आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है, राइट, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, आप सब लोगों को पता होगा कि ये क्या करते हैं, क्या प्रोडक्ट है इनके। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जो इनके ऑर्डर बुक्स हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ऑर्डर पाइपलाइन ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास हैं एफएमसीजी चैनल से। इसके साथ ही साथ ग्लोबल एजेंसीज से इनके पास रिपीटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, राइट, रिपीटेड ऑर्डर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी इन रेवेन्यू जनरेशन। कंपनी अगर रिपीटेड ऑर्डर्स पा रही है क्लाइंट से तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उसके पास कहीं ना कहीं से रेवेन्यू का एक पाइपलाइन रहता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ फंडामेंटल्स, जैसा कि हमने कहा, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, कंपनी का डेट कैसा है, कंपनी क्या डिविडेंड दे रही है या नहीं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल से। आप देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34%। कंपनी प्रॉफिटेबल तो है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही। अब बहुत काफ़ी समय हो गया, लोग इसके बारे में जान गए। पिछली बार जब हम वीडियोस बनाया करते थे इसके बारे में 2022-23 में बनाया करते थे, जब इनके बारे में कोई बात नहीं किया करता था। अब सब कोई जान गए हैं कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। तो आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स, चाहे रामदेव अग्रवाल जी हों, चाहे विजय केडिया जी हों, वो लोग क्या कहते हैं कि कंपनी में कहीं ना कहीं से डिविडेंड मिलते रहना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में देके चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी मात्र 0.13 का है, यानी कि डेट मात्र 56 करोड़ का है। इनके पास करंट एसेट्स करीब करीब 385 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 5 का है। सेल्स ग्रोथ देखिए तो पिछले 7 सालों का करीब करीब 24% के आसपास रहा है। कंपनी सेल्स में ग्रो कर रही है या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रो कर रही है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। यहाँ पे करीब करीब 24% के आसपास से कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 285 के आसपास है एंड पीजी रेशियो भी 5.58 के आसपास है। तो जब आप कंपनी के फंडामेंटल्स की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे वैल्यूएशंस भी इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि जस्ट आप प्राइस के पीछे भाग रहे हो, राइट। वैल्यूएशंस अगर आप नहीं देखते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी हम ऊपर के प्राइस पे फंस जाते हैं स्टॉक्स में। तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20, 25, 30, 40 से ज़्यादा होता है तो ऐसे में हम कहते हैं कि वो ओवर वैल्यूड है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, प्राइस अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर बहुत कम हो, प्राइस बढ़ता ही जाए तो ऐसे में प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो ये सब बातें भी एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अब यहाँ पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखें तो आप देखिए, यहाँ पे मार्च 2023 में 42 करोड़ के आसपास सेल्स था, 8 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था। जून 2025 में 65 करोड़ के आसपास नेट सेल्स था, 15 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 132 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स है एंड 36 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर अगर हम डाटा देखें तो 2015 में मात्र 44 करोड़ का सेल्स था, 8 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था। 2020 में ये 4 गुना सेल्स बढ़ी यहाँ पे एंड प्रॉफिटेबिलिटी 5 गुना बढ़ी। 2023-24 में यहाँ पे 160 करोड़ रुपए के आसपास हुआ, मतलब यहाँ पे सेल्स नहीं बढ़ पाई और प्रॉफिटेबिलिटी उल्टा कम हो गई 2023 में। 2023 के बाद 2026 तक अगर हम देखें
तो यहाँ पे 2026 में करीब करीब 2 गुना के आसपास सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी एंड यहाँ पे करीब 3-3.5 गुना के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी। तो आप देख रहे हैं कि बीच बीच में क्या है कि 1-2 साल में कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ये नहीं दिख पाई है, हालांकि ये बीच में एक ही बार हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द बिजनेस इनफैक्ट जेब में कितने पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है या नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 2015 में फ्री कैश फ्लो यहाँ पे करीब करीब 6 करोड़ के आसपास था, 2019 में 12 करोड़ के आसपास था। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से फ्री कैश फ्लो करीब करीब 21 करोड़ के आसपास है। अब देखिए पिछले 2 साल में 2024 और 25 में नेगेटिव फ्री कैश फ्लो हो गया था, तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं से नहीं दिख पा रही है इस टर्म्स में भी। ठीक है, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें क्या पता चलता है कि प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डर्स जो होल्डिंग है उनकी उसको इंटैक्ट रख रहे हैं या नहीं, कहीं ये तो नहीं कि वो प्राइसेस बढ़ने के बाद बेच के निकल जा रहे हैं। तो ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, रिगार्डलेस दैट FIIs एंड DIIs उसमें आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सितंबर 2023 में 45% प्रमोटर्स थे, 55% के आसपास यहाँ पे पब्लिक थी और ना के बराबर FIIs एंड DIIs थे। 28,000 शेयर होल्डर्स थे टोटल। 2024 में 44% के आसपास यहाँ पे थोड़े बहुत प्रमोटर्स कम हो गए, 44-45% के आसपास प्रमोटर्स थे यहाँ पे, 49% के आसपास पब्लिक, और यहाँ पे आ गए FIIs करीब करीब 6% के आसपास। ये 2024 की बात है, राइट। 2024 में FIIs आ गए करीब 95,000 के आसपास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो गए इनफैक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें लेटेस्ट डाटा तो 46% के आसपास हो चुके हैं प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। 49% के आसपास पब्लिक है, पब्लिक यहाँ पे कम हुई है और यहाँ पे करीब करीब 5% के आसपास FIIs एंड DIIs हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे करीब 2,95,000 के आसपास हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनफैक्ट बढ़ते हैं। जब कंपनी ने बोनस शेयर दिया, स्टॉक स्प्लिट किया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ती है, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा शेयर्स बाई एंड सेल करना चाहेंगे तो आपको आसानी से मिल जाते हैं। बट डज दैट मेक अ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग? ऐसा तो नहीं होता, राइट। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पे शेयर का जो चार्ट है, राइट। आप देखिए तो 2024 में करीब करीब 28 रुपये के आसपास था, ये एडजस्टेड प्राइस है, यहाँ पे 28 रुपये का था और ये गिरता हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें तो अप्रैल 2024 से गिरता हुआ अप्रैल 2025 यानी कि 1 साल में करीब करीब 11 रुपये के आसपास आया। ठीक, इसके बाद 11 रुपये से यहाँ पे करीब करीब 110-120 रुपये तक गया, फिर उसके बाद यहाँ पे करीब 75-80 रुपये तक आया। तो यहाँ पे आप देखिए तो 28 रुपये से 11 रुपये यानी कि 50% का गिरावट एक बार इसने देख लिया 2024 में, राइट। और यहाँ पे 2025-26 में एक बार इसने क्या कहते हैं 20-25% की गिरावट देख ली। देखिए कंपनी क्या होती है, कंपनी के स्टॉक प्राइसेस क्या होते हैं, वो 2 कारणों से भागते हैं। एक तो होता है कि उसमें जब बाइंग इंटरेस्ट आता है तब वो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं, दूसरा होता है कि सेल्स बढ़ रही होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होती है, फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाते हैं तब वो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल्स देख लिया, प्राइसेस हमने यहाँ पे नेचर इसका देख लिया कि एक बार 50% की गिरावट दिखा चुका है, यहाँ पे दूसरी बार 25% की गिरावट दिखा चुका है। कंपनियां, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख लीजिए, चाहे TCS ही हो, इन्फोसिस, विप्रो, HDFC बैंक, इन सब कंपनियों में हमने देखा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कभी ना कभी 50% या उससे ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है हिस्टोरिकली। तो कंपनी के बिजनेस अगर समय समय पर ग्रो करते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, पहले के इन्वेस्टर्स, वो कहीं ना कहीं एग्जिट पार्ट ढूंढ रहे होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सेंटीमेंट्स की वजह से प्राइसेस 40-50 इवन 60% तक भी गिर जाते हैं कंपनियों में। तो ये बात एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ के चलनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इन्होंने स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर किया था अप्रैल 2024-25 में। अब बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर दे रही है, किसी के पास 100 शेयर्स हैं तो प्लस 100 हो जाएंगे उसके पास, यानी कि 200 शेयर्स हो जाएंगे। स्टॉक स्प्लिट का मतलब अगर फेस वैल्यू का 1:10 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट हो रही है, किसी कंपनी के शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं तो उसके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस केस में 1000 शेयर्स हो जाएंगे। तो अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं यहाँ पे तो 200 शेयर्स बिकॉज ऑफ दिस हो गए बोनस एंड 2000 शेयर्स बिकॉज ऑफ दिस हो गए स्टॉक स्प्लिट।
तो यहाँ पे प्राइसेस उस वजह से एडजस्ट हुए हैं। अब देखिए प्राइसेस एडजस्ट होते हैं, सिंपल सी बात है। 1000 रुपये का प्राइस है, 1:10 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट कर दिया तो शेयर प्राइस 100 रुपये आ गया। फिर 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर दे दिया, प्राइस 50 रुपये आ गया। तो देखने में 50 लगेगा बट वो शेयर प्राइस एक्चुअल में 1000 होगा बुक्स में इन द सेंस कि वो 1000 लिखा नहीं रहेगा कहीं, बट वो थ्योरेटिकली हमें समझना होगा कि हाँ भाई बोनस शेयर भी दिया था, स्टॉक स्प्लिट भी किया था। अब यहाँ पे एक बार बोनस शेयर और ये दे चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ये जो पर्टिकुलर मंथ था, राइट, ये मंथ था मार्च 2026 में 4:1। 4:1 का मतलब क्या है, हर एक शेयर पर 4 शेयर, यानी कि जिसके पास 100 शेयर्स हैं, राइट, उसके पास सीधे सीधे यहाँ पे 500 शेयर्स हो गए एट द एंड ऑफ बोनस शेयर इशुएंस। तो बोनस शेयर क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, इसकी वीडियोस ऑलरेडी हैं हमारी, आप उनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कंपनियों में बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट्स की वजह से क्या क्या चेंजेज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इतनी सारी डिस्कशंस क्यों हो रही है। देखिए 2-3 रीजंस होते हैं डिस्कशंस के पीछे। अगर कंपनी अपने लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स में कोई नए ऑर्डर्स अनाउंस करती है तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स खासतौर पे इंटरेस्ट लेते हुए डिस्कशंस करते हैं कंपनी के बारे में। दूसरा, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, वहाँ पे रेवेन्यूज ग्रोथ हो रही होती है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं से डिस्कशंस होती हैं स्टॉक के बारे में। एंड तीसरा, जैसे कि इस कंपनी के केस में हो रहा है, कंपनी अगर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है तो ऐसे केसेस में लोग उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, डिस्कशंस और लॉन्ग टर्म वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। जस्ट बिकॉज की डिस्कशंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, ऑटोमेटिकली उसको अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं बना देता है। तो अगर आप क्यूपिड को एनालाइज कर रहे हैं तो रेवेन्यू ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट के डिसीजंस, मैनेजमेंट की कमेंट्री, ऑर्डर बुक, एक्सपोर्ट बिजनेस का कंट्रीब्यूशन, वैल्यूएशंस, कहीं वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं हो चुकी, ये सब चीज़ें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा क्यूपिड में क्या आपका इन्वेस्टमेंट है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। जहाँ तक मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो की बात है तो बीच बीच में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं वो शेयर करता रहता हूँ क्यूपिड में। बिकॉज ऑफ माई इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजीज, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्ट सेगमेंट, मैं जनरली इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ ऐसी कंपनियों में, हेल्थ केयर की कंपनियों में, तो मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट जरूर करिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।